Hello friends, welcome back to the third lecture of the costing subject. The chapter is overheads, absorption costing method, and let's move forward to the next topics in this chapter. So students, please come to the page number 4.32, types of overhead rates. And so हम स्टार्ट करते हैं. ओवरहेड्स रेट क्या होता है कि हम जो भी ओवरहेड्स इनकर होते हैं उसको एक स्पेसिफिक रेट से, मतलब पर यूनिट या पर आर या फिर कोई भी उस बेसिस पे हम एक डिटरमाइन करते हैं कि जैसे कि पर यूनिट ऑफ पेन इतना ओवरहेड्स लगा या फिर पर आवर ऑफ वर्क डन इतना ओवरहेड्स लगा, तो वो होता है ओवरहेड्स रेट. तो अगर हम इसमें देखें तो पहला है नॉर्मल रेट. उसमें क्या होता है कि नॉर्मल रेट मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा साल ख़त्म हुआ, उसमें हमने देखा कि हमारा कितना ओवरहेड्स इनकर हुआ और कितना लेवल ऑफ एक्टिविटी था हमारा, मतलब कितने आवर्स काम किया या कितने यूनिट्स बनाए या फिर कोई और रीज़नेबल बेसिस जैसे कि कितना मशीन चला उस हिसाब से या फिर कितने दिन काम हुआ उस तरह से. तो उसमें होता है वो पूरा साल ख़त्म होने के बाद हम डिटरमाइन करते हैं. तो उसमें होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस. एक्चुअल बेस में क्या होता है, यूनिट्स, आवर्स, वो सब, डेज. प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रेट जो सेकेंड है, वो प्री डिटरमाइंड क्या होता है कि हम लोग, ये पहला वाला था वो साल के आखिर में होता है, दूसरा वाला है वो साल के या फिर पीरियड के स्टार्टिंग में होता है. पीरियड के स्टार्टिंग में मतलब क्या कि हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कितना ओवरहेड्स लगेगा पूरे साल में और कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी हमारी, मतलब कितने यूनिट्स बनेंगे, वो हम प्री डिटरमाइन करते हैं. कितना होगा, क्या होगा, वो सब. तो बजटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस. उसमें हम थोड़ा थियरी रीड कर लेते हैं. द अमाउंट ऑफ ओवरहेड रेट ऑफ एक्सपेंस फॉर absorbing them to production may be estimated on the following three bases. The figure of the previous year or period may be adopted as the overhead rate to be charged to production in the current year. The absorption is that the value of production as well as overheads will remain constant or that the two will change proportionately. मतलब हम क्या करते हैं कि पिछले साल का लिया, मतलब जो एक्चुअल हुआ था वो, एंड फिर डिटरमाइन ऐसे किया कि उसी प्रपोर्शन में एक्टिविटी इंक्रीज होगी. सेकंड पॉइंट है the overhead rate for the year may be determined on the basis of estimated expenses and estimated level of production activity. For instance, if the expense are estimated at rupees 10,000 and output at 4,000 units, the overhead rate will be rupees 2.5 per unit. मतलब क्या कि ये बजटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स है, कितना 10,000, एंड बजटेड आउटपुट है, एस्टिमेट किया हुआ है इन्होंने. तो 10,000 डिवाइड बाई 4,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 2.5 पर यूनिट. द ओवरहेड रेट फॉर द ईयर may not be fixed on the basis of the normal volume of the business. ओवरहेड रेट फॉर द ईयर मे नॉट बी फिक्स्ड मतलब क्या है कि हमने तो जो बोला था कि इस रेट से हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं रह सकता. कभी कभार जनरली तो हम लोग फिक्स रखते हैं फॉर द ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर यहाँ क्या लिखा है कि कभी कभार मे नॉट बी फिक्स्ड. फिर है थर्ड, पहले नॉर्मल रेट था, फिर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, फिर है
ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ओवरहेड रेट फाइंड करते हैं, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग रेट फाइंड करते हैं। पर यहाँ क्या है कि हम लोग ब्लैंकेट ओवरहेड रेट मतलब पूरी कंपनी के लिए एक ही, या फिर पूरी एक रीजन के लिए या फैक्ट्री के लिए एक ही ओवरहेड रेट। इसमें क्या है कि ब्लैंकेट रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड फॉर द फैक्ट्री डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बेस फॉर द फैक्ट्री। पूरी फैक्ट्री के लिए एक ही रेट। ये कब यूज़ होता है? जब हमारी प्रोडक्ट ही एक हो। जैसे कि इसमें लिखा है अ ब्लैंकेट rate should be applied in the following cases where only one major product is being produced, where several products are produced but all products pass through all departments and all products are processed for the same length of time in each department। मतलब हमारा एक यूनिफॉर्म फ्लो है फॉर द प्रोडक्शन, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। फिर है डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट। डिपार्टमेंट ओवरहेड मतलब डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइड बाय उसका रिलेटेड बेस। ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर डिवाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग बेस। ये बहुत सिंपल था, एक बार एक रीड कर लेना है एंड इसको याद रखना है कि ज़्यादातर तो आपको सब कुछ याद रखना है कि एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स ना आए। अब है हमारा इलस्ट्रेशन 6। हम लोग जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह का इलस्ट्रेशन है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है एंड कॉरस्पॉन्डिंग आंसर भी उसी तरह से है, पर इतना बड़ा नहीं है। मैं रीड करता हूँ पूरा इलस्ट्रेशन एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1 एंड P2 एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट्स S1 एंड S2। दो ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो ही सर्विस डिपार्टमेंट है और दो प्रोडक्ट्स है। द बजटेड ओवरहेड रेट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स टू एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट। द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P1 is based on the direct machine hours while the rate of department P2 is based on direct labor hours। मतलब पहले डिपार्टमेंट में मशीन ज़्यादा यूज़ होता है, लेबर इनसिग्निफिकेंट है। दूसरे डिपार्टमेंट में लेबर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है। इन अप्लाइंग ओवरहेड्स द प्री डिटरमाइंड रेट आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। सो प्री डिटरमाइंड रेट है मतलब क्या है कि हम लोग ने पहले से एस्टिमेट की हुई है कि क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी, क्या उसका बेस होगा एंड उस हिसाब से हम लोग एक्चुअल्स को एक्चुअल से उस ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। फॉर एलोकेटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द बेसिस अडॉप्टेड इज एज फॉलोज। Cost of department S1 to department P1 and P2 equally and cost of department S2 to department P1 and P2 in the ratio of 2:1 respectively। हमने जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो हम लोग, सर्विस डिपार्टमेंट तो कोई एक्टिविटी करता नहीं जो कि वो कमा सके, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हम लोग रीअपोर्शन करते थे। इसी तरह उसको किस बेसिस पर रीअपोर्शन करना है, सीधा बेसिस दिया हुआ है यहाँ पे। द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल डेटा आर अवेलेबल। एनुअल प्रॉफिट प्लान डेटा, फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड फॉर द ईयर, यहाँ पे है बजटेड। डिपार्टमेंट्स P1 एंड P2 का 25,50,000 एंड P2 का 21,75,000। सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2 का 6 लाख एंड 4,50,000 रिस्पेक्टिवली। बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स, पहला था फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड फॉर द ईयर, अब है बजटेड आउटपुट। प्रोडक्ट ए का 50,000, प्रोडक्ट बी का 30,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स 30,000 यूनिट्स बनाएंगे पूरे साल में। बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर ईयर पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी पर यूनिट?
for A 120 or per unit for product B is 150 rupees. Budgeted time required for production per unit. डिपार्टमेंट P1 का प्रोडक्ट A 1.5 मशीन आवर्स यूज़ होगा और प्रोडक्ट B डिपार्टमेंट P1 में 1 मशीन आवर तक रहेगी. डिपार्टमेंट P2 में प्रोडक्ट A 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स होगा और प्रोडक्ट B 2.5 लेबर आवर्स यूज़ होगा. हमें पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट P1 जो है वो मशीन इंटेंसिव है एंड डिपार्टमेंट P2 है वो लेबर इंटेंसिव है. तो प्रोडक्ट A जो है, अब इसमें से हमें क्या पता चलता है कि थोड़ा आगे और रीड करते हैं. एवरेज वेज रेट्स बजटेड इन डिपार्टमेंट P2 आर प्रोडक्ट A ₹72 पर आवर एंड प्रोडक्ट B ₹75 पर आवर. ऑल मटेरियल्स आर यूज्ड इन डिपार्टमेंट P1 ओनली. मतलब क्या है कि पहले कुछ मशीन पे कुछ काम होता है एंड वो डिपार्टमेंट P1 में होता है एंड फिर वो जो सेमी फिनिश्ड गुड्स बाहर निकलता है डिपार्टमेंट P1 से, तो डिपार्टमेंट P2 में हम उसको लेबर से कुछ उसमें फिनिशिंग या पैकिंग या जो भी है उस तरह से कोई प्रोसेस करते हैं. तो P1 मशीन इंटेंसिव, P2 लेबर इंटेंसिव. प्रोडक्ट A और B दोनों डिपार्टमेंट से पास होती है. प्रोडक्ट A जो है वो डिपार्टमेंट P1 में 1.5 मशीन आवर्स यूज़ होती है. वहाँ से बाहर निकलने के बाद 2 आवर्स प्रोडक्ट A को डिपार्टमेंट P2 में रहना पड़ता है उसका फिनिशिंग वगैरह के लिए. प्रोडक्ट B जो है वो P1 डिपार्टमेंट में 1 मशीन आवर तक उसका प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद P2 में जाके उसको 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स उसको फिनिशिंग या ऐसा कुछ करना पड़ता है. रॉ मटेरियल्स यूज़ होता है प्रोडक्ट A में 120 रुपीज़. क्वेश्चन ही रीड कर रहा हूँ मैं, पूरा थोड़ा रिकैप करवा रहा हूँ कि हमें पूरा आंसर होते टाइम याद रहे सब कुछ. और प्रोडक्ट B जो है वो 150 रुपीज़ का रॉ मटेरियल यूज़ करती है. आउटपुट है वो 50,000 यूनिट्स हमें A के प्रोड्यूस करने हैं, हम करेंगे ऐसा हम सोच रहे हैं. और B जो है वो 30,000 यूनिट्स. बाकी उसका फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है कि कितना बजटेड है कि इतना होगा. अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं. ऑल मटेरियल्स are used in department P1 only. Actual data for the month of July 20x8 units actually produced. Product A is 4,000 units and product B is 3,000 units. अब आप बोलेंगे कि सर 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना था, उसके सामने 4,000 यूनिट ही प्रोड्यूस किए और 30,000 के सामने 3,000 ही, पर वो पूरे साल का फिगर है. यहाँ पे हमें मंथली फिगर दिया हुआ है एंड ये एक्चुअल है. Actual direct machine hours worked in department P1 on product A 6,100 hours, on product B 4,150 hours. Actual direct labor hours worked in department P2 on product A 8,200 hours, on product B 7,400 hours. Cost actually incurred raw materials 4,89,000 and raw materials product B का 4,56,000. Costs actually incurred for product A raw materials 4,89,000, for product B raw materials 4,56,000. Wages 5,91,900 for product A and for product B 5,52,000. Overheads for department P1 and P2 2,31,000 and 2,04,000 respectively, and for department S1 and S2 60,000 and 48,000 respectively. ये हमें ध्यान रखना है, ये एक्चुअल फिगर्स है और एक महीने के है, पूरे साल के नहीं है. ऊपर की जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो पूरे साल की थी एंड कुछ पर यूनिट्स या पर मशीन आर या लेबर आर था. सो क्वेश्चन क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्री डिटरमाइंड ओवरहेड
ओवरहेड रेट मतलब बजटेड एक्टिविटी के हिसाब से हमें ओवरहेड रेट फाइंड करना है, मतलब बजटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय उसका प्री डिटरमाइंड बेस। इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आंसर पे जंप कर सकते हैं हम इसमें। एंड देखते हैं क्या इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में अगर हम जाए तो किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? लगता है कि आपको घर बैठे बैठे पूरे दिन पढ़ते हुए, मेरे ख्याल से आप लोग कम से कम 8 या 9 घंटे सेल्फ स्टडी करते होंगे और 6 घंटे के लेक्चर्स होते होंगे, 14 आवर्स आप पढ़ते होंगे एंड फिर 10 आवर्स जो आपको मिलती है उसमें से 8 घंटे सोना। इसी तरह आपका टाइम टेबल चल रहा है ना। लॉकडाउन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा भी मिल गया। हम लोग अब बस कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सब इसी तरह के स्टूडेंट्स होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। एंड पहले तो रेट मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का रेट फाइंड करना है। तो फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 एंड P2। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 जो है वो मशीन आवर्स के हिसाब से ज़्यादा चलता है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 जो है वो लेबर आवर्स के हिसाब से। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड फॉर द ईयर, और ये हम प्री डिटरमाइंड रेट मतलब बजटेड को ही यूज़ करना है। तो पहले ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स की। फिर क्या करना है हमें कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसका कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र करना है एंड फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी से उसको डिवाइड करके प्री डिटरमाइंड रेट फाइंड करना है। सिंपल एज दैट। इसमें आपको सॉल्यूशन जैसा भी थोड़ा बढ़ा दिया हुआ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्टेप्स है। पहले क्या कॉस्ट इनकर हुई खुद की, फिर क्या सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी गई, और लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड करके प्री डिटरमाइंड रेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन में देखते हैं, लिख लिया है उन्होंने चारों डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, S1, S2। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 25,50,000, 21,75,000, 6 लाख एंड 4,50,000। अब है कि उन्होंने दिया था कि S1 का जो है टोटल कॉस्ट वो हमें P1 और P2 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P1 और P2 को 3 लाख और 3 लाख में। एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। फिर जो S2 डिपार्टमेंट है उसका 4,50,000 2:1। सो 4,50,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 P1 को जाएगा, और डिवाइड 4,50,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 वो है P2 को जाएगा। सो 4,50,000 का 3 लाख P1 को और 1,50,000 P2 को। सो सर्विस डिपार्टमेंट हो गया 0, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गया 31,50,000 और 26,25,000। अब लेवल ऑफ एक्टिविटी जो P1 डिपार्टमेंट है वो मशीन आवर्स के हिसाब से होगा। तो जो मशीन प्रोडक्ट ए जो है वो बननी है 50,000 यूनिट्स। प्रोडक्ट बी जो बनना है वो है 30,000 यूनिट्स। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्रोडक्ट जो है हमें बजटेड टाइम दिया हुआ है कि 1.5 आवर्स यूज़ करेगा प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट P1 में, और प्रोडक्ट बी जो है वो पर यूनिट 1 आवर यूज़ करेगा डिपार्टमेंट P1 में। तो टोटल 50,000 इंटू 1.5 मतलब 75,000 आवर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 को यूज़ करने हैं प्रोडक्ट ए को बनाने में,
और 30,000 इंटू 1 आवर, सो 30,000 आवर्स, 1 आवर पर यूनिट। सो 30,000 आवर्स उसको P2 बनाने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। तो टोटल क्या हुआ कि 50,000 इंटू 1.5 मशीन आवर पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए, 50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, तो 75,000 प्लस 30,000 फॉर प्रोडक्ट बी। सो टोटल 1,05,000 आवर्स वो यूज़ करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1। टोटल 1,05,000 आवर्स वो ऑपरेट करने वाला है। तो इसी हिसाब से 31,50,000 को बजटेड मशीन आवर्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 1,05,000, ये आपका बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गया। तो 31,50,000 डिवाइड बाई 1,05,000, तो 30 रुपीज़ पर मशीन आर उसका बजटेड रेट हो गया। इसी तरह P2 डिपार्टमेंट में क्या है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 50,000 प्रोडक्ट ए 2 आवर्स यूज़ करेगा, मतलब प्रोडक्ट ए के 50,000 बनाने में 2 लेबर आवर्स यूज़ होंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और प्रोडक्ट बी जो है वो 30,000 यूनिट्स बनने हैं और 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज़ करने हैं। तो 50,000 इंटू 2 1 लाख प्रोडक्ट ए के लिए यूज़ होंगे, एंड 30,000 इंटू 2.5 मतलब 75,000 आवर्स प्रोडक्ट बी के लिए होंगे। टोटल कितने हुए, 1,75,000 आवर्स। तो ये हुआ बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हमारा टोटल जो ओवरहेड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 का है 26,25,000 डिवाइड बाई 1,75,000 बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो आ गया ₹15 पर लेबर आवर। नाउ द पार्ट 2, प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे बजटेड एंड एक्चुअल फॉर, अब क्या है कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो है 4,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 3,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो हमें यूनिट्स कांस्टेंट रख के बजट बनाना है कि 4,000 यूनिट्स के लिए हम लोग कितना ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कितना लेवल ऑफ एक्टिविटी हुआ है 4,000 यूनिट्स एंड 3,000 यूनिट्स, कितना कॉस्ट इनकर हुआ है बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। तो हम जो रेट्स यूज़ करेंगे वो पहले एक बार बजटेड से बनाएंगे और साइड बाय साइड एक्चुअल भी बनाते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना है। तो स्टार्टिंग से हम लोग बना लेते हैं। सो एक हमें बनाना है बजटेड और एक हमें बनाना है एक्चुअल। सो बजटेड में प्री डिटरमाइंड फिगर्स यूज़ करने हैं और एक्चुअल में एक्चुअल फिगर्स दिए हुए हैं वही यूज़ करने हैं। सो रॉ मटेरियल्स का आ गया 4,000 यूनिट्स इंटू 120 रुपीज़ पर यूनिट हमें दिया हुआ है, जो कि रॉ मटेरियल परचेज़ करना था। तो 4,80,000 का टोटल खर्चा होना चाहिए था बजट के हिसाब से, हमारा आया 4,89,000 का खर्चा। प्रोडक्ट बी में 3,000 यूनिट्स पे 150 रुपीज़ पर यूनिट, तो 4,50,000 रुपीज़ का खर्चा करना था। 4,56,000, यहाँ भी हमने थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर दिया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो है हमारी, हमें दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स में 1.5 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स पर यूनिट लेबर कॉस्ट लगेगी। और जो इसमें हमें दिया हुआ है, अगर हम देखें तो एवरेज वेज रेट बजटेड इन डिपार्टमेंट्स जो कि है P2R फॉर प्रोडक्ट ए 72 पर आवर एंड प्रोडक्ट बी 75 पर आवर। तो 72 पर आवर फॉर प्रोडक्ट ए और 75 पर आवर फॉर प्रोडक्ट बी। डिपार्टमेंट P2 में जो है वो 2 आवर्स एंड 2.5 आवर्स ए और बी रहने वाले। तो 4,000 यूनिट्स 2 आवर्स
प्रोडक्ट ए रहने वाला है और 72 पर ₹72 पर आवर वेज लगने वाली है। तो टोटल आ गया 5,76,000 और प्रोडक्ट बी का 3,000 यूनिट्स का 2.5 आवर्स पर यूनिट उसको डिपार्टमेंट बी में रहना है और 75 रुपीज़ पर आवर वेजेस लगने वाली है। तो 5,62,500 हमारा बजटेड कॉस्ट था। एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे हम देखें तो प्रोडक्ट ए में हमने थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर दिया और प्रोडक्ट ई में हमने थोड़ा सेविंग्स किया हुआ है। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आर बेसिस इन डिपार्टमेंट P1, ये हमें ऊपर के फिगर्स यूज़ करने हैं, ये 30 और 15। फॉर P1 जो डिपार्टमेंट है उसमें 4,000 यूनिट्स बने, 1.5 आर एक यूनिट ए जो है वो रहा और ₹30 पर मशीन आर हमें एब्जॉर्ब करने हैं। तो 1,80,000 रुपीज़ का यहाँ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए था और बी का 3,000 यूनिट्स 1 आर पर यूनिट जो कि है वो रहने वाला है और 30 पर आर ₹30 पर मशीन आर हमें रिकवर करना है। तो आ गया 90,000। अब हमें यहाँ पे एक्चुअल अगर फिगर्स हम कंपेयर करें तो यहाँ दिया हुआ है ओवरहेड्स एक्चुअल हमें दिया हुआ है कि 6,100 आवर्स काम हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में 4,150 आवर्स काम हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली फिगर नहीं दिया हुआ है एक्चुअल। सो हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 का, वैसे उन्होंने दिया हुआ है कि 2,31,000 और 2,04,000 एक्सपेंडिचर P1 और P2 का हुआ है, पर साथ में S1 और S2 का भी तो P1 P2 को देना है हमें एक्सपेंडिचर, जैसे ही हमने वो फर्स्ट में किया था। तो एक्चुअल का भी ऐसा ही सेम टेबल हमें, जो बजटेड का जो हमने टेबल बनाया उसी तरह एक एक्चुअल का भी टेबल बनाना पड़ेगा पहले, आगे बढ़ने से पहले। हम लोग ये फिगर्स अभी ब्लैंक रख सकते हैं और जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब ऑन लेबर आर बेसिस इन डिपार्टमेंट P2 हम एक्चुअल में देख लेते, बजटेड में देख लेते हैं। 4,000 यूनिट्स बने, 2 आवर्स पर यूनिट लगे और 15 बजटेड के हिसाब से ₹15 पर लेबर आवर, तो हो गया 1,20,000 का खर्चा होना चाहिए था। और डिपार्टमेंट बी का 3,000 यूनिट्स 2.5 आवर्स पर यूनिट एंड ₹15 पर लेबर आवर, तो 1,12,500 यहाँ पे आ गया। एक्चुअल फिगर्स हमें अभी नहीं मिलेंगे, ये चार ही P1 और P2 का। हमें P1 P2 के एक्चुअल फिगर्स वैसे दिए हुए हैं ओवरहेड्स का, पर हमें साथ में S1 S2 का उन्हें अपोर्शन भी करना है, अलोकेट करना है, अपोर्शन करना है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, चारों फिगर्स वापस जो ऊपर का टेबल बनाया था उसी तरह वापस बनाएंगे। 60,000 जो कि S1 का ओवरहेड्स है वो P1 P2 को हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 48,000 जो कि S2 का ओवरहेड्स है वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल फाइंड करेंगे और एक्चुअल मशीन आवर्स और एक्चुअल लेबर आवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो एक्चुअल फिगर्स फाइंड करने हैं P1 और P2 के, उसमें हमें मिसिंग है, क्योंकि एक्चुअल हमें दिया हुआ है वो है सिर्फ P1 और P2 का, लेकिन जो S1 और S2 का जो अमाउंट है ओवरहेड्स का वो भी तो P1 और P2 को लोकेट करना पड़ेगा। तो ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट P1 इज़ 2,31,000 और फॉर P2 2,04,000, पर साथ में S1 का 60,000 है और S2 का 48,000 है।
तो हम जो पहला सॉल्यूशन बनाया था बजटेड के हिसाब से, उसी तरह हमें एक्चुअल का भी बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो हम पहला ही टेबल को, जो पहला सॉल्यूशन है उसको रेफरेंस लेते हैं। तो P1 का हम फिगर लेंगे 2,31,000, P2 का 2,04,000, S1 का 60,000 और S2 का 48,000। S1 को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है P1 और P2 में वो है हाफ हाफ। सो 60,000 को हम लोग अलोकेट करेंगे, मतलब माइनस करके 30,000 और 30,000 P1 और P2 को दे देंगे। और S2 का 48,000 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 48,000 डिवाइड बाई 3 इंटू, सो मतलब 16,000 इंटू 2, दैट इज 32,000 फॉर P1 एंड 16,000 फॉर P2, टोटल आ जाएगा। अब हमें जो है आर्स क्या डिवाइड करेंगे, तो हमें आर्स जो दी हुई है वो है, हमें दिया हुआ है एक्चुअल डायरेक्ट मशीन आवर्स वर्कड इन डिपार्टमेंट P1, पेज नंबर 4.34 में डाउन साइड दिया हुआ है। ऑन प्रोडक्ट ए 6,100 आवर्स और प्रोडक्ट बी पे 4,150 आवर्स। सो इसका टोटल पूरा P1 में यूज़ हुआ है, तो 6,100 प्लस 4,150 मतलब 10,250 आवर्स। सो जो टोटल आया 2,31,000 प्लस 30,000 प्लस 32,000, उसको हम डिवाइड करेंगे 10,250 से, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल मशीन आर रेट। ये हमें एक्चुअल मिलेगा। और सेम वे P2 में हम अगर देखेंगे तो 2,04,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज्ड जो है एक्चुअल 8,200 फॉर प्रोडक्ट ए एंड 7,400 फॉर प्रोडक्ट बी। तो उसका टोटल जो है वो हम 8,200 प्लस 7,400 सो है 15,600, उसको हम डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रेट मिलेगा हमें, वो आएगा हमारा 28.59 पर मशीन आवर फॉर डिपार्टमेंट P1 एंड 16.02 पर लेबर आवर फॉर डिपार्टमेंट P2। सो हम उसी को वापस, जो हमारा एक्चुअल फिगर मिसिंग था उसमें था ए जो है वो 4,000 यूनिट्स बने एंड सॉरी हम लोग इसमें यूनिट्स नहीं, डायरेक्ट एक्चुअल के हिसाब से ही देख लेंगे। सो प्रोडक्ट ए ने है वो 6,100 आवर्स यूज़ किए एंड 28.59 पर मशीन आर हमें P1 में से लगे हैं। सो 1,74,400 आ गया हमारा एक्चुअल फिगर फॉर P1 फॉर प्रोडक्ट ए एंड फॉर प्रोडक्ट बी 4,150 आवर्स इंटू ₹28.59 पर मशीन आर, तो हो गया हमारा 1,18,648 या 649, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड जो फॉर डिपार्टमेंट P2, हमारा पहला था बजटेड, अब है एक्चुअल। एक्चुअल में यूज़ करना है वो है जो प्रोडक्ट ए है उसने 8,200 लेबर आवर्स यूज़ किए हैं और प्रोडक्ट बी ने 7,400। सो 8,200 इंटू 16.02, तो वो आ गया हमारा 1,31,364। और प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बी जो है वो डिपार्टमेंट P2 में 7,400 आवर्स यूज़ किया उसने और ₹16.02 एक्चुअल रेट है। तो वो हो गया हमारा 7,400 इंटू 16.02, 1,18,548। अब आप अगर एक्चुअल में ये फिगर्स फिल इन कर देंगे तो आप बोलोगे कि सर
ये जो फिगर्स है वो कुछ अजीब लग रहे हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट P1 में उन्होंने 4.35 पेज पे दिया हुआ है कि ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट P1 इज़ 2,31,000, फॉर P2 इज़ 2,04,000, फॉर S1 इज़ 60,000, S2 इज़ 48,000। तो ये तो कहीं पे यूज़ ही नहीं हुआ है, तो ये इनडायरेक्टली यूज़ हो गए। आप अगर इस चारों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल ओवरहेड्स इनकर्ड मिल जाएंगे, सही है। और हमने एक्चुअल में जो लिखे हैं चार फिगर्स, 1,74,400, 1,18,648 या 649, 1,31,364 और 1,18,548, इस चारों का टोटल और ये जो ऊपर दिए हुए हैं पेज नंबर 4.35 पे ओवरहेड्स के चारों का टोटल मैच हो जाएगा आपका। सो एक्चुअल फिगर्स हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जो S1 और S2 का है वो भी P1 और P2 को अलोकेट कर दिया है हमने। तो हमें तो सिर्फ टोटली फाइंड करना था, एक्चुअल और बजटेड को कंपेयर करना था, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 6, थोड़ा बड़ा था। इलस्ट्रेशन 7 बहुत छोटा है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन तो भी मैं आपको करवा देता हूँ। सोना बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसा लगे तो एक बार पानी से मुंह धो के आओ और फिर वापस कंटिन्यू करो। इलस्ट्रेशन 7, अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 crore, ओहो इतना महंगा मशीन, इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years. At the end of this period, its scrap value is likely to be 9 lakhs. तो हम depreciation फाइंड कर सकते हैं। 1 करोड़ का मशीन, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी 9 lakhs, सो 91 lakhs डिवाइड बाई 10 years, सो 9,10,000 depreciation आएगा पर ईयर। Repairs during the whole life of the machine are expected to be ₹18 lakhs. सो 10 साल में 18 lakhs का खर्चा होने वाला है धीरे धीरे करके। And the machine is expected to run 4,380 hours per year on an average. 4,380 hours per year. So 10 साल में 43,800 hours यूज होंगे। Its electricity consumption is 15 units per hour. So हर घंटे में 15 units की electricity यूज करेगा। The rate per unit being ₹5. सो 15 5 is 75 आवर्स का वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा पर आवर, या फिर 15 यूनिट्स पर आवर इंटू 5 करके अभी आप कर सकते हैं। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज़ 2 points आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 फॉर लाइटिंग। सो 1/4 एरिया यूज़ करता है और 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइटिंग यूज़ करता है। द मंथली रेंट फॉर द डिपार्टमेंट इज़ ₹30,000 एंड द लाइटिंग चार्जेस अमाउंट टू ₹8,000 पर मंथ। द foreman is paid a monthly salary of ₹19,200. Find out the machine R rate assuming insurance is at 1% per annum and the expense on oil etc are ₹900 per month. यहाँ पे फोरमैन कितना घंटा देता है, हाँ यहाँ पे एक लाइन मिस कर दिया। द फोरमैन हैज़ टू डिवोट अबाउट 1/6 of his time to the machine. So 1/6 टाइम फोरमैन इस मशीन को देता है, 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करता है एंड 2 out of 10 लाइट पॉइंट्स यूज़ करता है। फाइंड आउट द मशीन आर रेट। सो मशीन आर रेट फाइंड करना है, हम लोग मशीन आर रेट फाइंड कर लेते हैं। सो हमें दिया हुआ है जो फिक्स कॉस्ट है वो हम देख लेते हैं कितनी है और कैसे एब्जॉर्ब करनी है पर आवर। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो पर ईयर हमने फाइंड किया था, क्वेश्चन करते करते ही देख लिया था 9,10,000 पर ईयर, पर हमें यहाँ पे सब कुछ मंथली कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारे फिगर्स मंथली दिए हुए हैं, या फिर आप मंथली को ईयरली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
बट इट इज़ प्रेफरेबल एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि मंथली में ही सब कुछ कर लो, क्योंकि 3-4 फिगर्स ऐसे है कि मंथली में दिए हुए हैं और ईयर में वैसे तो कोई फिगर्स दिया हुआ ही नहीं है। 1 करोड़ माइनस 9 लाख स्क्रैप वैल्यू मशीन की डिवाइड बाई 10 ईयर्स, सो 91 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स 9,10,000 पर ईयर आ गया। डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 12, सो हमारा डेप्रिसिएशन पर मंथ आएगा 75,833। रेंट जो है वो है 30,000 पर मंथ फिक्स्ड और एरिया ऑक्यूपाई करता है 1/4, सो 7,500 उस मशीन से हमें पर मंथ रेंट भी तो रिकवर करना है। लाइटनिंग चार्जेस है वो है 8,000 और उसमें से 2/10 पॉइंट्स, 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स ये मशीन यूज़ करता है। सो 8,000 इंटू 2/10, सो 1,600 रुपीज़ जो है वो है लाइटनिंग चार्जेस का लगेगा। फोरमैन की सैलरी है वो है 19,200 और 1/6 टाइम डिवोट करता है, सो 3,200 फोरमैन का इससे रिकवर करेंगे ये मशीन से। अदर एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं वो है ऑयल का 900 और इंश्योरेंस का 1%। सो ऑयल का 900 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर मंथ ही दिया हुआ है। इंश्योरेंस जो है वो है 1% पर एनम, सो ईयरली को मंथली में कन्वर्ट करना है। अब इसमें ये जो ICI ने सॉल्यूशन दिया हुआ है जो हमारे लिए बाइबल है, यही हम लोग एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे इन्होंने कुछ मिस्टेक की हुई है। पहले हम लोग इनका आंसर देख लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मिस्टेक क्या है। इंश्योरेंस बताया है कि 1% लगेगा, कितने का वो नहीं बताया है। सो एज्यूमिंग इंश्योरेंस इज एट 1% पर एनम, तो इन्होंने क्या किया है कि जो मशीन है वो है 1 करोड़ का, 9 लाख उसकी ये क्या बोलते हैं उसका स्क्रैप वैल्यू है। सो 91 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स, सो 9,10,000 पर ईयर मशीन की वैल्यू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और उसका 1% दैट इज़ 9,100 रुपीज़, उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया है इन्होंने, तो 758 रुपीज़ इंश्योरेंस का इन्होंने चार्ज किया है पर मंथ। हम लोग टोटल कर लेते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस का एंड उसको डिवाइड कर लेते हैं पर आवर से और फिर वेरिएबल कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। सो टोटल आ गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वो है 89,791 पर आवर के लिए। जो टोटल मशीन आवर्स पर एनम जो है वो है 4,380। तो और ये जो फिगर्स है वो है एक सेकेंड, हाँ तो टोटल आ गया 89,791 डिवाइड बाय ये मशीन आवर्स पर मंथ करने हैं, तो 4,380 डिवाइड बाय आप 12 कर देंगे तो जो भी पर मंथ जो आपको आएगा 4,380 डिवाइड बाय 12, सो 365 आवर्स पर मंथ यूज़ होंगे। सो हम लोग 89,791 को 365 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 246 रुपीज़ पर आवर फिक्स्ड एक्सपेंस कवर करने।
वेरिएबल एक्सपेंस है वो है रिपेयर का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। रिपेयर जो होने वाला है वो है टोटल 18 लैक्स का ओवर द लाइफ ऑफ द मशीन। सो 18 लैक्स 10 ईयर्स में होने वाले हैं। सो 18 लैक्स डिवाइड बाय 10 ईयर्स, सो 1,80,000 पर ईयर आ गया। एंड या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि पर आर में कन्वर्ट कर दे। सो 18 लैक्स डिवाइड बाय 43,800 आवर्स मशीन टोटल चलने वाली है। 4,380 आवर्स पर मंथ है, पर ईयर है। सो 10 ईयर्स का 43,800 आवर्स। सो हमें मिल जाएगा कि 18 लैक्स डिवाइड बाय 43,800 आवर्स, तो 41 रुपीज़ 10 पैसा पर आवर। हम रिपेयर्स की कॉस्ट कर सकते हैं 41 रुपीज़ 10 पैसा पर आवर। एंड क्योंकि ये पूरा पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है इसलिए। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो 15 यूनिट्स पर आर कंज्यूम करता है ये मशीन। एंड ₹5 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। तो टोटल 75 पर आर वेरिएबल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का लग जाएगा। टोटल हो गया 362 रुपीज़ 10 पैसा पर मशीन आर। अब इसमें ये इंश्योरेंस कॉस्ट जो दी हुई है, इन्होंने क्या किया है कि 9,10,000 का 1% यूज़ किया है। अगर आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि इंश्योरेंस में अगर मेरे मशीन को कुछ हो गया तो आप लोग मुझे कंपेंसेट करेंगे। तो मशीन तो 1 करोड़ का है, तो इंश्योरेंस वाले थोड़ी ऐसा बोलेंगे कि आप पर ईयर आपको इतना खर्चा लग रहा है तो उसी हिसाब से मुझे उसका 1% दीजिए। ये तो क्या बोलेंगे कि आपके मशीन की वैल्यू अभी 1 करोड़ है तो उसी का 1% इस साल दीजिए, फिर डेप्रीशिएटेड वैल्यू का 1% नेक्स्ट ईयर देना। तो 1 करोड़ का 1% मतलब 1 लाख रुपीज़ जो है वो है इंश्योरेंस होना चाहिए पर ईयर। सो आप मंथली अगर कन्वर्ट करें तो आना चाहिए 8,333 रुपीज़ पर मंथ। और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा पर आवर में, मतलब डिवाइड बाय 365। तो आपको पर आवर इंश्योरेंस का कॉस्ट मिल जाएगा। सो इन्होंने जो 9,10,000 का 1% लिया है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने जैसे किया है वैसे ही हम एग्ज़ाम में करेंगे। इंश्योरेंस हमेशा उसकी जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी उस हिसाब से लगेगा पूरे साल के लिए। प्रैक्टिकल तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे इन्होंने जो भी लिया हुआ है अज्यूम करके लिया हुआ है कि है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ये जो मैंने बताया कि 1 लाख यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं एंड 10 लैक्स का ओवरहेड एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो हमने कैलकुलेट किया कि पर यूनिट हम 10 रुपीज़ एब्जॉर्ब करते जाएंगे। अब लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो ज़रूरी तो नहीं है कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, हो सकता है कम भी हो सकता है थोड़े ज़्यादा यूनिट्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो समझो कि अगर यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए वो है 1,25,000, तो हुआ क्या कि अब जो ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर है वो तो 10 लैक्स का 10 लैक्स ही रहेगा, लेकिन लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ गई तो न्यू रेट पर यूनिट जो है वो आ गया हमारा 10 लाख डिवाइड बाई 1,25,000। तो टोटल आ जाएगा ₹8 पर यूनिट। अब समझो कि 10 लाख, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा कि हमने तो 10 के हिसाब से सब कुछ किया था, लेकिन एक्चुअल तो 8 ही हुआ। अब दूसरा प्रॉब्लम था कि लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हुई, कि 10 लैक्स का एक्सपेंडिचर तो हुआ लेकिन जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो है 80,000। तो हमारा पर यूनिट नया जो रेट आएगा
वो आएगा 12.5 पर यूनिट एब्जॉर्ब करने थे, हमने तो 10 के हिसाब से किए। तो ये आ गया कि हमने 80,000 जब प्रोड्यूस किए यूनिट्स, तो हमने 10 के हिसाब से 8 लाख रुपीज़ एब्जॉर्ब किए, 2 लाख रुपीज़ एब्जॉर्ब करने रह गए। तो ये 2 लाख रुपीज़ जो है वो है अंडर एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हुए, अंडर एब्जॉर्ब्ड। और जब हमने 1,25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, तो हमने एब्जॉर्ब कर लिए 1,25,000 इंटू 10, 12,50,000 रुपीज़ हमने एब्जॉर्ब कर लिए, जबकि करने थे 10 लैक्स। तो हमने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, ये आ गया ओवर एब्जॉर्प्शन। अब इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने कैसे फाइंड किया कि 80,000 यूनिट्स में हमारा नया रेट जो है वो आना चाहिए 12.5, 10 लाख डिवाइड बाय 80,000। तो 12.5 हमने एब्जॉर्ब किया 10 के हिसाब से, तो 2.5 के हिसाब से सप्लीमेंट्री रेट करके यूनिट्स को आप असाइन कर दे और उससे एब्जॉर्ब करना, जो यूनिट्स है उससे एब्जॉर्ब करे। और अगर आपने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है तो सप्लीमेंट्री रेट करके यूनिट में से वो निकाल दे, कॉस्ट निकाल दे। तो ये आ गया सप्लीमेंट्री रेट। पर हो सकता है कि कोई एबनॉर्मल रीजंस, जैसे कि हमारा ये पर मंथ एक्टिविटी थी, 10 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर और 1 लाख यूनिट्स का। समझो कि 15 डेज़ तक लॉकडाउन आ गया और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटी हुई ही नहीं। तो जो भी एक्टिविटी नहीं हुई उसमें हमारा तो कोई हाथ था नहीं कि हमने कम बेचा या ज़्यादा बेचा। 50% टाइम तो हम यूज़ ही नहीं कर पाए। तो जो 50% टाइम हम यूज़ नहीं कर पाए, इसलिए जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है उसको हम बाकी के यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए बाकी के 15 डेज़ में, उसमें से हम रिकवर तो कर नहीं सकते, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी इतनी ज़्यादा। अब ये एबनॉर्मल रीजंस की वजह से अगर कुछ चेंजेस आता है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन में, तो उसे हम डायरेक्टली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट है, उसमें डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर नॉर्मल रीजंस से हुआ तो हम अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को सप्लीमेंट्री रेट से एडजस्ट करते हैं। अगर एबनॉर्मल रीजन से हुआ तो कॉस्टिंग P&L में डाल देते हैं। इतना ही है। और उसमें थोड़ा बहुत थियरी दिया हुआ है कि वो आप एक बार ऐसे हो तो रीड कर लेना कि जो प्रोडक्ट्स सोल्ड हो गए हैं उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो हमारे स्टॉक में है उसी से हम छेड़छाड़ करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस में हो तो उस हिसाब से हम प्रोपोर्शनेटली असाइन करना है, या फिर कुछ रीज़नेबल बेसिस से, जैसे कि ओवरहेड स्टार्टिंग में ही लग गया है तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि प्रोक्योरमेंट का ओवरहेड्स है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट में इंक्लूड होना चाहिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस में उसका पूरा 100% असाइन कर देंगे। लेकिन अगर है कि वो पूरा असाइन नहीं कर सकते तो प्रोपोर्शनेट असाइन करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस को। फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा है पर सेल नहीं हुआ है उससे भी रिकवर करेंगे सप्लीमेंट्री रेट से। बाकी का जो फिनिश गुड्स सेल हो गया है उसको हम लोग कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अ लाइट engineering factory fabricates machine parts to customers. The factory commenced fabrication of 12 NOS machine parts to customers' specification, and the expenditure incurred on the job for the week ending 21st August 20x8 is given below. तो हम लोग वीकली करते हैं, एक वीक का ये हमारा असाइनमेंट था। 12 नॉस मशीन पार्ट्स बनाने थे कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और उसका एक्सपेंडिचर नीचे के हिसाब से हुआ है।
डायरेक्ट मटेरियल्स ऑल आइटम्स 780 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर मैन्युअल है 20 आवर्स एट ₹15 पर आवर, ये एक्चुअल फिगर्स है। एंड मशीन फैसिलिटीज़, मशीन 1 4 आवर्स यूज़ हुआ एट ₹45 पर आवर, और मशीन 2 6 आवर्स यूज़ हुआ एट ₹65 पर आवर, उसका रिस्पेक्टिव फिगर दिया हुआ है। टोटल मशीन फैसिलिटी का भी दिया हुआ है, और फिर उसका सब टोटल किया है। ओवरहेड्स एट ₹8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स, जो 20 आवर्स यूज़ हुए उस हिसाब से ₹8 पर आवर के हिसाब से हम रिकवर कर रहे हैं ओवरहेड्स। तो 160 रुपीज़ का ओवरहेड आ गया, टोटल कॉस्ट 1810 आ गया। द ओवरहेड रेट ऑफ ₹8 पर आवर कैसे डिटरमाइन किया है, इज़ बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। सिमिलरली द मशीन आवर रेट आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन्स NOS 1 and 2 for 40 hours and 45 hours per week. After the close of each week, the factory levies a supplementary rate for the recovery of full overhead expenditure on the basis of actual hours worked during the week. तो हमने तो बोला था कि 40 आवर्स मशीन 1 यूज़ होगा, 45 आवर्स मशीन 2 यूज़ होगा, 3000 मैन आवर्स पर वीक हम लोग काम करने वाले हैं, एंड ₹8 पर आवर से हम रिकवर करेंगे, पर हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 21 August 2008, द टोटल लेबर आवर्स वर्कड was 2400, so 3000 आवर्स काम करना था, हमने 2400 आवर्स ही काम किया है। और मशीन 1 एंड मशीन 2 हैड वर्कड फॉर 30 आवर्स एंड 32.5 आवर्स रिस्पेक्टिवली, उसको काम करना था 40 एंड 45 आवर्स, काम किया है 30 एंड 32.5 आवर्स। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द जॉब ऑफ द फैब्रिकेशन ऑफ 12 NOS मशीन पार्ट्स, ड्यूली लेविंग द सप्लीमेंट्री रेट्स। डायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो तो कॉमन यूज़ होने ही वाले हैं। अब हमें क्या है कि सप्लीमेंट्री रेट डिटरमाइन करना है। क्या था कि टोटल 3000 आवर्स हम काम करने वाले हैं, 8 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से रिकवर करेंगे, तो टोटल 24,000 रुपीज़ का हमारा खर्चा होगा जो हमें रिकवर करना है। 3000 इंटू 8 3 24, सो 24,000 रुपीज़ हमने रिकवर करने हैं 3000 आवर्स के हिसाब से, पर हमने 24,000 जो रुपीज़ रिकवर करने हैं 3000 आवर्स से, उसकी जगह हमने 2400 आवर्स यूज़ किए। तो अब हम अगर नया रेट फाइंड करने चाहे तो 24,000 डिवाइड बाई 2400 आवर्स एक्चुअल वर्कड, सो हमें मिलेगा ₹10 पर आवर ओवरहेड रिकवरी रेट। हमने रिकवर किया ₹8 के हिसाब से, पर हमें रिकवर करना है 10 के हिसाब से। तो ₹2 जो है वो है सप्लीमेंट्री रेट। इसी तरह मशीन 1 जो है वो 40 आवर्स यूज़ करना है, और मशीन 2 जो है वो है 45 आवर्स यूज़ करना है, पर हमें यहाँ पे दिया नहीं है कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 45 रुपीज़ पर आवर रिकवरी रेट इन्होंने पहले ही डिटरमाइन की है मशीन 1 की। सो 40 आवर्स मशीन 1 रन होगा, ₹45 पर आवर हम रिकवर करेंगे, तो हमें टोटल रिकवर जो करने हैं वो है ₹1800। कैसे आया? 40 आवर्स मशीन 1 काम करेगा, ₹45 पर आवर रिकवर करेगा, टोटल 1800। एक्चुअल आवर्स जो हमने काम किया है वो है सिर्फ 30 आवर्स, सो 1800 डिवाइड बाई 30, सो हमें 60 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से रिकवर करना चाहिए था। हमने किया ₹45 पर आवर के हिसाब से, तो 15 पर आवर अंडर एब्जॉर्ब हुआ,
तो ये सप्लीमेंट्री रेट आ गया है 15 रुपीज़ पर मशीन आवर फॉर मशीन 1। सिमिलरली मशीन 2 के लिए 40 आवर्स उसको काम करना था और उसको काम करना था 40 आवर्स 45 आवर्स पर वीक, और उसका रिकवरी रेट दिया है 65 रुपीज़ पर आवर। एक्चुअली यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने फाइंड आउट करने में मिस्टेक की है। उन्होंने जो बजटेड फाइंड किया है वो सिर्फ 40 आवर्स के हिसाब से फाइंड किया है। एक्चुअल 45 आवर्स के हिसाब से करना था, पर हम यहाँ पे क्वेश्चन में मशीन 1 एंड मशीन 2 फॉर 40 आवर्स, सॉरी यहाँ पे सही दिया हुआ है, मशीन नंबर 1 एंड 2 फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। तो 40 आवर्स ही यूज़ करना है। तो सही है कि 40 आवर्स मशीन 1 रन होगा, 65 पर आवर के हिसाब से रिकवर करेंगे। तो 2600 रिकवर करने थे, क्योंकि वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स का इनकर होने वाला है। लेकिन मशीन 2 जो है वो सिर्फ 32.5 आवर्स रन हुआ है। तो हमारा एक्चुअल जो रेट है वो 80 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आएगा। 2600 डिवाइड बाई 32.5, सो रुपीज़ एक्चुअल रेट पर आवर जो है वो है 80 आ गया। 80 के हिसाब से हमें रिकवर करना है, 65 के हिसाब से रिकवर किया है, तो 15 रुपीज़ पर आवर यहाँ पे सप्लीमेंट्री रेट अंडर रिकवरी के हिसाब से आ गया। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री रेट है वो है ओवरहेड्स का ₹2 पर आवर, मशीन 1 का ₹15 पर आवर और मशीन 2 का ₹15 पर आवर सेम वे। सो सप्लीमेंट्री रेट कैसे हम ये जॉब को असाइन करेंगे कि 20 लेबर आवर्स के हिसाब से 2 पर आवर एक्स्ट्रा, सो 40 रुपीज़। फिर मशीन 1 का 4 आवर्स यूज़ हुआ है और सप्लीमेंट्री रेट एडिशनल रिकवर करना है ₹15 पर आवर के हिसाब से, सो 15 4 सा 60 रुपीज़ सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से रिकवर करना है मशीन 1 का इस जॉब में से, और मशीन 2 का 6 आवर्स इंटू 15 रुपीज़ सप्लीमेंट्री रेट, सो 15 6 90 रुपीज़। सो एडिशनली 40 प्लस 60 प्लस 90 टोटल 190 रुपीज़ हमें रिकवर करने चाहिए सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से एडिशनली। सो एक्चुअल कॉस्ट इस जॉब की हमने बजटेड कॉस्ट तो फाइंड की थी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ये अंडर रिकवरी के हिसाब से थोड़ा हमारा बढ़ गया। एक्चुअल कॉस्ट इस ये जॉब की जो है वो आ गई हमारी 1810 जो बजटेड था, प्लस 190 रुपीज़ सप्लीमेंट्री, सो टोटल 2000 रुपीज़। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही छोटा था। सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है, अंडर रिकवरी के हिसाब से हम थोड़ा एडिशनल रिकवर कर देंगे, दैट्स इट। अब हम लोग थियरी, इसमें बहुत सिंपल है, हम रीड नहीं करते हैं, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से फाइंड आउट करेंगे कि क्या दिया हुआ है, उसी के ऊपर उसके रिलेटेड थियरी दी है। इलस्ट्रेशन 9 में करवाता हूँ आपको। इन एन engineering company, the factory overheads are recovered on a fixed percentage basis on direct wages and the administrative overheads are absorbed on a fixed percentage basis on factory cost. So इन्होंने क्या किया है कि ओवरहेड रिकवरी कैसे करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस का एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो फैक्ट्री कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट शीट है, शायद आपका ये चैप्टर नहीं हुआ है, आगे आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट कैसे बनती है कि डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस,
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, और उसी हिसाब से आगे आगे जो भी ऐड करते जाएंगे तो उस हिसाब से हमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कॉस्ट का, वो हमें मिलता जाएगा। आपको सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इन्होंने बोला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स मिलेगा हमें फैक्ट्री कॉस्ट। द कंपनी हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू two jobs undertaken by it in a period, job number 101 and job number 102। ये इन्होंने अंडरटेक की हुई है। डायरेक्ट मटेरियल्स 54,000 और 37,500, डायरेक्ट वेजेस 42,000 एंड 30,000। सेलिंग प्राइस है वो है 1,66,650 जॉब 101 की, और सेलिंग प्राइस जॉब 102 की 1,28,250। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे थोड़ा हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेंगी, वो है जॉब 101 का 10%। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 10% ऐड करने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलनी चाहिए टोटल कॉस्ट की। ये हमें तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। और जॉब 102 में 20%। रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इन्होंने क्या बोला था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये परसेंटेज क्या है वो फाइंड करने को बोला है। क्वेश्चन 2 जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द टू जॉब्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट भी फाइंड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अमाउंट भी फाइंड करना है, और प्रॉफिट भी का अमाउंट अलग से दिखाना है। ये परसेंटेज मिल जाएगा तो हम परसेंटेज रिस्पेक्टिवली जैसे ही अप्लाई करते जाएंगे तो हमें अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी। यूजिंग द अबव रिकवरी रेट्स फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103, द एडिशनल डेटा बीइंग गिवन बिलो। तो ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले तो हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज कितना होगा ये हमें नहीं पता है। जॉब 101 का मुझे इतना पता है कि डायरेक्ट मटेरियल 54,000 है, डायरेक्ट वेजेस 42,000 है, और सेलिंग प्राइस 1,66,650 है। तो हम रिवर्स जाके टोटल कॉस्ट भी तो फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट इज़ 100, उस पर प्रॉफिट 10 ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस 110 मिलेगी, क्योंकि ये परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट है। प्रॉफिट इज़ कॉस्ट 100 लेंगे, प्रॉफिट कॉस्ट का 10%, मतलब 100 का 10%, तो 110 सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 110 पे 1,66,650 है, तो 100 पे कितना होगा? तो आपको मिलेगा, आप कैलकुलेटर साथ में रखिएगा और साथ में कैलकुलेशन भी करते जाइएगा। आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट जॉब 101 की 1,51,500। टोटल कॉस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये चार ही चीज़ है, क्योंकि हमें इतनी चीज़ दी हुई है तो हम ये चार ही यूज़ करेंगे। तो मेरे पास 54,000 डायरेक्ट मटेरियल्स है, 42,000 डायरेक्ट वेजेस है। मुझे बोला गया है कि फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सो 42,000 का कुछ परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट है, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल असाइन करने
करने पड़ेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट है वो है 42,000 इंटू एफ। फैक्ट्री कॉस्ट का हम एफ वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊँ जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में, कि मैंने जो टेबल बनाया हुआ है उसमें है, मैंने आपको फैक्ट्री कॉस्ट दिखाई हुई है 96,000 प्लस 42,000 एफ, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस वो आ गया हमारा 54,000 प्लस 42,000 96,000 प्लस जो डायरेक्ट ये फैक्ट्री कॉस्ट है वो है 42,000 एफ। इस टोटल का कुछ परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, तो वो आ गया 96,000 प्लस 42,000 एफ पूरे का कुछ परसेंटेज ए। उसके बाद आ गया टोटल कॉस्ट 1,51,000। उसी तरह जॉब नंबर 102 का 37,500 हमें डायरेक्ट मटेरियल्स दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 30,000। डायरेक्ट वेजेस का कुछ परसेंटेज फैक्ट्री ओवरहेड्स है, सो 30,000 एफ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो दिया हुआ है वो है 37,500 प्लस 30,000, तो मतलब 67,500 प्लस 30,000 एफ उसका ए। इसी तरह हम रिवर्स कैलकुलेशन करके जॉब नंबर 102 का टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे अगर, तो वो हमें आएगा 1,28,250 जो है वो है 120 पे, तो 100 पे कितना, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करके फाइंड करेंगे 1,06,875। अब हम इसमें से वेरिएबल एफ, अगर जो मैंने अलजेब्रा करके आपको दिखाया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि एफ की वैल्यू 0.60 आएगी और ए की वैल्यू 0.25 आएगी। सो 0.60 मतलब 60% और 0.25 मतलब 25%। तो हमें ये परसेंटेज तो मिल गए, ए ख़त्म हुआ। आप पॉज करके ये पेपर पे जो मैंने लिखा हुआ है वही सेम मेथड फॉलो करेंगे। अगर आप सॉल्यूशन में जाके अगर इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब जो है वो है स्टेटमेंट बनाना है जॉब नंबर 101 और 102 का, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और प्रॉफिट के अमाउंट। वो आप इस इंस्टीट्यूट की बुक में से 4.48 पेज पे देख सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स 54,000 और डायरेक्ट वेजेस 42,000 जॉब नंबर 101 का, और 102 का 37,500 एंड 30,000। तो मिल गया हमें प्राइम कॉस्ट। मैंने आपको ये बताया था कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट में ऐसे आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये दो ही लेके प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 42,000 का 60% 25,200 और 30,000 का 60% इज 18,000। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 25% इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि आ गया आपका 1,21,200 का 25%, सो 30,300 और 85,500 का 25%, 21,375 हमें मिल गया। टोटल कॉस्ट मैच हो गया हमने जो पहले रिवर्स कैलकुलेशन करके फाइंड किया था उस हिसाब से। अब आएगा उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आपका हो सकता है। हमारे सारे फिगर्स हमें इसमें मिल गए। इन्होंने बोला है थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट दी
सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103, डायरेक्ट मटेरियल्स दिया हुआ है 24,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, हमें प्राइम कॉस्ट मिल गया 44,000, उसमें हम 20,000 का 60% सो 12,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट है वो है हमारा 12,000, सो 44,000 प्लस 12,000 56,000 इज़ हमारी फैक्ट्री कॉस्ट एंड वो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। उसमें हम 56,000 का 25% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड करेंगे, सो 56,000 का 25% आपको आ जाएगा 14,000। सो 14,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ 70,000 रुपीज़। अब उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन इज़ 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस बोला है इन्होंने। सो सेलिंग प्राइस इज़ 100 माइनस प्रॉफिट 12.5, सो कॉस्ट विल बी 87.5। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं जो कि है 80,000 एंड प्रॉफिट फिगर है वो है बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपीज़। ये आ गया हमारा, बहुत ही सिंपल था। ये इलस्ट्रेशन 9 हमने ख़त्म किया। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड इलस्ट्रेशन 10 करते हैं। बीच की जो थियरी है वो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम ओवरहेड्स को। ज़्यादातर क्वेश्चन इस एरिया में से थियरी में आपको एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन बहुत ही लॉजिकल है, सिंपल थिंकिंग के हिसाब से भी हम ये पूरा कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। एक बार रीड करना ज़रूरी है। इलस्ट्रेशन 10 में रीड करता हूँ। इसमें है अ कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट्स, सम ऑफ देम अनप्रॉफिटेबल पर proposes discontinuing the sale of one of them, मतलब कोई एक उसको डिसकंटिन्यू करनी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम, कॉस्ट एंड एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x9। सेल्स दिया हुआ है चारों प्रोडक्ट का, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टोरेज दिया हुआ है, कितना एरिया स्क्वायर फीट में ऑक्यूपाई कर रहा है, नंबर ऑफ पार्सल्स सेंट, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन आर। अब ओवरहेड्स दिया हुआ है और उसका बेसिस ऑफ एलोकेशन दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ ओवरहेड्स एंड इट्स बेसिस ऑफ एलोकेशन लिखना चाहिए था। रेंट एंड इंश्योरेंस जो है वो है 3 lakhs, डेप्रीसिएशन इज़ 1 lakh, सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6 लाख और उसका बाजू में बेसिस ऑफ एलोकेशन दिया हुआ है रेंट स्क्वायर फीट के हिसाब से, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है स्पेसिफिकली डेप्रीसिएशन पार्सल के हिसाब से, वरना हम वैल्यू ऑफ मशीन्स यूज़ करते थे। जो सैलरी है वो सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज जो है सेल्समैन सैलरी सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी जो है वो है नंबर ऑफ इनवॉइसेस के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट भी इन्होंने दी हुई है जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करेगी। वेरिएबल कॉस्ट पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल्स ₹2 पर पार्सल, कमीशन 4% ऑफ सेल्स, स्टेशनरी ₹1 पर इनवॉइस। You are required to prepare costing profit and loss statement showing the percentage of profit or loss to sales for each product। हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, पूरा इजी है। हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हमें कॉस्टिंग कर रहे हैं और इसमें आता है साथ में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम क्लासीफाई करेंगे धीरे धीरे तो ही हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बनाना है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते जाएंगे, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू सेल्स। अब हम अगर एक टोटल का भी फिगर फाइंड कर लेते हैं कि टोटली कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है या सेल्स में या लॉस में है, क्योंकि ये बनता वैसे तो टोटल बेसिस पे ही है, लेकिन हम प्रोडक्ट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमें डिसीजन लेने में काम लगे, और उसको भी हम सब डिवाइड करते जाएंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सो सेल्स हमें दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमें नीचे दी थी कि वेरिएबल कॉस्ट जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट है वो दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो भी तो वेरिएबल ही होता है, तो हम लोग फाइंड करते हैं सेल्स दिया हुआ है ए बी सी और डी का 30 लैक्स, 50 लैक्स, 25 लैक्स एंड 45 लैक्स, टोटल 1 करोड़ 50 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले माइनस कर लेते हैं, वो दी हुई है 20 लैक्स, 45 लैक्स, 21 लैक्स एंड 22 लैक्स 50,000। टोटल आ गया 1 करोड़ 8 लाख 50,000। सेल्स मैंने शायद गलत बोल दिया था, 1 करोड़ 50 लैक्स है टोटल। फिर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है उन्होंने, पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल ₹2 पर पार्सल, नंबर ऑफ पार्सल सेंट आर 1 लाख इंटू 2, सो 2 लाख ए में जाएगा, 1,50,000 इंटू 2 3 लाख, हाँ 3 लाख बी में जाएगा। फिर है 75,000 इंटू 2 1,50,000 सी में जाएगा, और 1,75,000 इंटू 2 3,50,000 डी में जाएगा। टोटल आ जाएगा 10 लाख। फिर है कमीशन 4% ऑफ सेल्स, 30 लाख का 4% आ जाएगा आपका 1,20,000। फिर आएगा 50 लैक्स का 4% इज़ 2 लैक्स, 25 लैक्स का 4% इज़ 1 लाख एंड 45 लैक्स का 4% 1,80,000। टोटल 6 लैक्स का कमीशन है। फिर स्टेशनरी है वो है ₹1 पर इनवॉइस, और आएगा 80,000 इनवॉइस इंटू 1, फिर 1,40,000 इनवॉइस बी का इंटू 1, फिर सी का 60,000 इनवॉइस इंटू 1 एंड डी का 1,20,000 इनवॉइस इंटू 1। टोटल 4 लाख इनवॉइस सेंट और 4 लाख का इनवॉइस का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करनी है, तो सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है वो है रेंट एंड इंश्योरेंस 3 लाख का दिया हुआ है, फिर डिप्रिसिएशन 1 लाख का दिया हुआ है। टोटल में ये फिगर्स पहले हम लोग लिख लेते हैं। सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस 6 लाख का दिया हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज 5 लाख का दिया हुआ है। इसके रेशियो लिख लेते हैं बाजू साइड में। 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना है स्क्वायर फीट के हिसाब से, और एरिया जो है वो है 50,000, 40,000, 80,000 और 30,000 स्क्वायर फीट। सो 5:4:8:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसी हिसाब से हम ये फिक्स्ड कॉस्ट इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा या लॉस मिल जाएगा। परसेंटेज फाइंड करना है, और फिर आपको देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग है, और उसी हिसाब से आपको सजेशन देना है कि क्या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर देखो तो प्रोडक्ट बी डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल भी वो 12.10% ऑफ सेल्स लॉस करता है। प्रोडक्ट सी भी लॉस करता है, पर उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो है पॉजिटिव है, और लॉस भी वो कम करता है। और आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट
को डिसकंटिन्यू करना है। सो जो हाईएस्ट लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है उसी को हम डिसकंटिन्यू करेंगे, और ये डिसीजन हमेशा टोटल प्रॉफिट के फिगर के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको ही हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। ये क्यों ये डिसीजन लेना चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन जिसका नेगेटिव है उसमें भी बी ही आंसर आ रहा है, क्योंकि तो ये जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है उसमें क्या होता है कि मशीन पूरा 100% तो यूज़ होने वाला है ही नहीं। मशीन को सेटअप करने में टाइम लगेगा। मशीन अगर थोड़ा बहुत, जैसे कि है कि कोई मशीन है कि थोड़ा उसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है, कि जैसे कि 15 आवर्स उसको गर्म करो, उसके बाद मशीन थोड़ा उसकी पूरी कैपेसिटी पे काम कर पाएगा। जैसे कि कोई हमारा ये फायर से कुछ काम होता है तो उसकी जो मशीन होती है उसको फायर इग्नाइट करने में और फिर उसको गर्म होने में, फिर उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अलग अलग, जैसे कि फिर संडे को काम नहीं होगा तो 100% कैपेसिटी पे मशीन अगर काम हो, और फिर सैटरडे को हाफ डे होगा शायद, तो उस हिसाब से 100% कैपेसिटी पे तो काम नहीं होगा। इसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 100% कैपेसिटी पे काम करना। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होगी कि ये थोड़े जो आइडल टाइम है मेंटेनेंस के लिए, ये सारे माइनस करने के बाद जो मिलता है वो है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे कि हमने दिया कि जो आदमी हमारे लिए काम करेंगे वो 100% कैपेसिटी पे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उस पर भी काम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत उनको रेस्ट चाहिए बीच में, फिर थोड़ा थक गए होंगे तो उनकी कैपेसिटी थोड़ी दिन ढलते ढलते उनका थोड़ा कैपेसिटी कम होता जाएगा, क्योंकि थोड़ा उनको जो एनकरेजमेंट है वो सुबह के टाइम पे जो होगा वो ज़्यादा होगा। जिस तरह आप भी सुबह सुबह लेक्चर अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा जाएगा, फिर जैसे ही लेक्चर थोड़ा बढ़ता जाएगा आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होता है। तो पानी पीते रहिए और कंटिन्यूस इस पे ध्यान रखते जाइए लेक्चर पे। तो नॉर्मल कैपेसिटी में क्या हुआ कि आइडल टाइम थोड़ा हमें, फिर हॉलीडेज़ का वो सब हमें माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअल कैपेसिटी है वो है एक्चुअली जितना काम हुआ। उसमें क्या होता है कि आइडल टाइम हमने डिटरमाइन किया था कि जैसे कि हाफ एन आवर बीच में, अगर 9 आवर्स की शिफ्ट है तो 9 आवर्स में हम लोग 8.5 आवर्स काम करेंगे, और हाफ एन आवर जो है वो हम लोग बीच में वर्कर्स को रेस्ट देंगे, और हाफ एन आवर स्टार्टिंग में मशीन को सेटअप करने में टाइम लगेगा। सो टोटल 1 आवर आइडल टाइम हमने रखा था, और बाकी का 9 आवर्स में से 8 आवर्स हम लोग काम करने वाले थे। तो एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग 9 आवर्स काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो और स्टार्टिंग में सुबह सुबह हाफ एन आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सेटअप करने में हाफ एन आवर बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आई उसके बाद हमने सेटअप किया, तो हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो एक्चुअल कैपेसिटी है वो थोड़ी कम ही होगी नॉर्मल कैपेसिटी से भी, क्योंकि हमने कुछ प्लान किया था, वो प्लान पे हम रह नहीं पाए और उस हिसाब से काम नहीं कर पाए, तो एक्चुअल कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा कम होगी। फिर है आइडल कैपेसिटी, मतलब आइडल टाइम, कितनी कैपेसिटी मशीन वर्क कर सकता था, लेकिन कितनी कैपेसिटी में आदमी काम कर सकता था लेकिन काम नहीं कर पाया, तो वो हो गई आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी में थोड़ा नॉर्मल था, क्योंकि हमने हाफ एन आवर सेटअप के लिए लगाया था, हाफ एन आवर ब्रेक का बोला था। सो 1 आवर तो हमने बोला था, लेकिन हाफ एन आवर हमारा एक्स्ट्रा हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। तो
आइडल कैपेसिटी टोटल हो गई हमारी 1.5 आवर्स, जिसमें से नॉर्मल आइडल कैपेसिटी थी वो 1 आवर थी, हाफ एन आवर एबनॉर्मल था। अब इसमें थोड़ा बहुत जो थियरी दिया हुआ है वो वापस से आपको रीड करना पड़ेगा। ये भी थियरी बिल्कुल कम इम्पॉर्टेंट है। एंड हम उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया। आप लोगों को ये देखना है कि जो एक्सरसाइज दी हुई है, टेस्ट योर नॉलेज वगैरह सब, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको एक बार लिख के, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक बार लिख के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन आपका रहेगा, शायद लाइव सेशन होगा। अगर आपको ये मज़ा नहीं आ रही है या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि मोनोटोनस हो रहा है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आए आपको दिमाग में, तुरंत वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। सबमिट मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस एक साथ लिख के एंटर करके जो भी क्वेश्चंस आपके आते जाते हैं, कौन सी मिनट पे आपको क्वेश्चन आया उसको आप लिखिए। मतलब जैसे कि 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स पे आपको क्वेश्चन अराइज हुआ और ये क्वेश्चन था, फिर 25 मिनट्स 15 सेकेंड्स पे ये क्वेश्चन था। वैसे पूरा एक लिस्ट बनाइए और फिर सबमिट कर दीजिए। मैं रिप्लाई में आपके पूरे क्वेश्चंस को, पूरे डाउट्स को सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। और आपका एक स्पेसिफिक डाउट सेशन भी होगा। ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने के बाद जो आपको डाउट्स रहे वो, ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।